हिंदी कहानियों के चैनल में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित एवं सशक्त कथाकार प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी सलीब पर। तो शुरू करें कहानी सलीब पर। धीमी आंच में पकती सब्जी की खुशबू को भरपूर सूंघते हुए सोचा, अभी इसे गलने में समय लगेगा, तब तक नहा लिया जाए। बाथरूम में पहुंची ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। कौन होगा इस वक्त? कभी कभी बेकार ही लोग परेशान कर देते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता उन्हें कुछ और नहीं सूझता सिवाय इसके कि इस तरह थोड़ा बहुत वक्त फ़ोन पर ही बिता दें। निहायत तुनक भरे गुस्से में मैं तौलिया लपेटे ही बाहर निकल आई। हेलो, मैं मिसेस माथुर बोल रही हूँ। कौन, जूही? मुझे पहचाना? अरे भाई, हम हैं अमिता, तुम्हारी मीता। मीता तुम? मेरे हाथों में रिसीवर काँप गया। यकीन ही नहीं हुआ कि ये गंभीर उदास आवाज़ अमिता की है, मेरी मीता की, जो 18 बरस पहले मुझसे बिछुड़ गई थी। मैं यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में आई हूँ, अशोका होटल, रूम नंबर 108। आज दोपहर के कुछ घंटे फ्री हैं मेरे पास, तुम आ सकोगी? और मैं खुशी में भरकर काँपती आवाज़ में इस तरह बोलने लगी जैसे प्रार्थना कर रही हूँ, जैसे अगर हाथ मजबूत ना रहे तो रिसीवर पैरों पर गिर जाएगा और मैं इसी रूप में भागी भागी उनके पास चली जाऊंगी। रिसीवर रखते हुए लगा जैसे मीता मेरे कानों के पास आकर फुसफुसा रही है। चलना है जूही एक जगह? मेरा वही आश्चर्य भरा प्रश्न, कहाँ? हर बात में कहाँ कहाँ, बस चलो ना। और मैं चल नहीं रही हूँ। मीता के पैर मेरे पैरों में समाकर भाग रहे हैं। ओह, कितना अतीत हम पीछे छोड़ आए, कितनी लबालब यादें, दुख सुख, कह कहे और चीखें। मेरे घर के सारे कमरों में बंद इत्र की खुशबू, नहा भी लिया, खाना भी बन गया, लेकिन ये खुशबू, ये अंतहीन सन्नाटा जैसे घड़ी की लगातार टिक टिक के साथ मेरे चारों ओर रिश्ता जा रहा है और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कुछ समय बाद मीता से मिलने की। और इस तरह पहले की तरह मानो पुराने दिन लौट आए हों, महसूस करते हुए मैं होटल पहुँची। नरम गुदगुदी धूप के लॉन को पार कर वो छोटा सा पोर्टिको सरीखा हिस्सा चलकर पहुंची तो कदम एक बारगी ठिठक गए। अब इतने सालों बाद पहचान का वो कौन सा सिरा होगा जिसे पकड़कर मैं बातें दोहराऊंगी या नई बातों का परिचय दूंगी। शीशों के विशाल दरवाजे को ठेल कर अंदर काउंटर पर मैंने उनके कमरे का रास्ता पूछा, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। उस बड़े चौकोर हॉल के गलीचे पर चलते हुए नज़रें एकाएक शीशे के पार्टीशन पर रुक गईं, जिसके उस पार डाइनिंग हॉल था और जिस पर आदमकद पेंटिंग्स बेतहाशा खूबसूरती से की गई थीं। हॉल में सोफ़ों की फैली गोलाई के एक सिरे पर एक अधेड़ महिला बैठी थी, किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। चेहरा उनका काफ़ी झुका हुआ था, जिससे बालों में सफ़ेद गोटे के तार जैसा बिछा जाल कहीं इक्का दुक्का काले बाल समेटे हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सुनिए, क्या ऊपर जाने का रास्ता इन्हीं सीढ़ियों पर से है? सुनकर उन्होंने झटके से सिर उठाया, पल भर चश्मे में से मुझे देखा और बेतहाशा खुश होकर कहने लगी, अरे जूही, तुम इतनी बड़ी हो गई और चेहरा वही, एकदम वही का वही। और उन्होंने अपने अंक में मुझे समेट लिया। मेरी आंखें भर आईं उनसे मिलने की खुशी में या उनके ढले शिथिल उदास और बुढ़ापे की हल्की परत उड़े हुए चेहरे को देखकर। आह, कितना निखरा जवान प्यारा रूप था इनका मेरे जहन में। क्या हालत हुई है इनकी। चलो ऊपर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। उनके पैरों में भी अब वो चंचलता और फुर्ती नहीं रही थी। कमरे के अंदर पलंग पर बैठते हुए मैंने एक सिरे से कमरा देख डाला, जहाँ सब आराम थे, लेकिन कुछ भी आराम उनका अपना नहीं था। अभी बिल चुकाया, होटल से बाहर हुए कि सब चीज़ों से नाता ख़त्म। बाईं ओर टेबल पर एस्ट्रे में जली सिगरेट के बचे टुकड़ों का ढेर और विस्की की आधी बोतल तथा गिलास रखे थे। क्या आपके साथ और भी कोई है? आप नहीं, तुम, जैसा आप पहले कहती थी, और मैं भी उतनी ही तन्हा और अकेली हूँ सदा से। फिर टेबल पर मेरी नज़रों का सवाल देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा, ये चीज़ देखकर पूछ रही हो शायद। इन्हें मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। मैं चौंकूँ इससे पहले उन्होंने घंटी बजाकर बैरे को बुलाया और कॉफ़ी के साथ वेफर्स का ऑर्डर दे दिया। फिर पलंग पर टिक कर बैठ गईं और मुझे गौर से देखने लगीं। उन्हीं काले घेरों के दायरे में सिमटी बड़ी बड़ी पलकों वाली आँखें, वक्त से पिटा उदास चेहरा और बेहद दुबला पीला शरीर मैं सहन नहीं कर पाई। उनकी सवालिया आँखें जैसे बताना चाह रही हूँ,
वो आत्मा का पोर पोर भिगोता लेकिन दहशत से भरा मेरा अतीत याद रखने की चीज़ नहीं है। मैं पारे की तरह धुल चुकी हूँ समय के साथ, और घबराकर मैंने नज़रें फेर लीं। जूही, जो अच्छी तरह दूसरों को जिंदा नहीं रहने देना चाहते, उन्हें बहाना चाहिए जिसे दूसरों पर लाद कर वे सहज समान रूप से जिएं, और मैंने वो बहाना उन्हें दिया। अंधे विराट विस्तार से गूंज सी बहकती उनकी आवाज़। मैं समझ गई, इशारा मौसी की ओर है, पक्षाघात से लुंज हुए मौसा जी की ओर है, विधवा भाभी की ओर। मैंने वो सब किया जो सब लड़कियां नहीं करती। जानती हो जूही, जब हम लुक छिप कर आम के बगीचे में जाया करते थे, शाम को माँ के मंदिर जाया करते थे, मेरी उम्र क्या थी? मैं 4 बरस की थी, और अब 18 बरस हो गए उस बात को। हाँ, मैंने शराब की लत डाली, धुएं का शौक किया, पुरुषों को मित्र बनाया, और मुक्त भोग भी किया, कभी सहमति से, कभी मजबूर होकर, जिससे अम्मा, बाबूजी, भाभी किसी को मलाल न रहे कि एक अच्छी लड़की उनके कारण तबाह हो गई। मैं कितनी बुरी हूँ, तुम मानती हो ना इस बात को? 30 चुभोते हुए मीता के शब्द मेरे जहन में आरे की तरह चलने लगे, जिसकी तीखी धार तले मेरा आदर्श भरा निर्दोष सुखी जीवन चरमरा उठा, और मैं अंदर ही अंदर छटपटा उठी, सूखी रेत में पड़ी मछली की तरह। तुमसे आखिरी बार तब मिली थी जब मेरा तबादला सागर हुआ था। उस तबादले का भी एक कारण था। नौकरी में मेरे ओहदे की तबीयत से ऊंची नीची श्रेणी देने वाले मेरे अफसर मुझसे मेरा शरीर चाहते थे, और जब मैंने ये सब नहीं किया तो उन्होंने मेरा तबादला सागर कर दिया। सागर में भी वही ललचाई भूखी नज़रें। 3 महीने तक लगातार अपने विवेक से लड़कर मैंने तय किया कि अगर ऊंचा ओहदा पाना है और ढंग से जीना है तो इन भेड़ियों के आगे हथियार डालना ही पड़ेगा। और जूही, हर बार अपने झंझोड़े हुए शरीर को ढोते हुए ग्लानि और पाप से मैं कितनी बार मर मर के जिंदा हुई हूँ, कोई नहीं जानता। फिर याद आए अम्मा के वे सिसक भरे आंसू, ये चाहा कि अमिता जैसी अच्छी लड़की बर्बाद हुई जा रही है हमारे पीछे। तब मैंने उन्हें बहाना दिया, नशा करके, धुआं पीकर मैंने बहाना दिया। रात को बहकती हुई जब घर पहुंचती थी तो ऐन बाबूजी के सिरहाने से अम्मा बाँह पकड़कर खींच ले जाती थी। वहाँ नहीं मीता, यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर बास उड़ाओ शराब की। बाप लकवे में पड़ा है और तुम्हें शर्म नहीं आती मीता? हे भगवान, इससे तो बांझ ही रहती मैं, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तब हंसी आती थी। बास तुम्हें सिर्फ शराब की आती है अम्मा, अमिता के चलते अरमानों की बास नहीं आती? धुआं पहनी जिंदगी की घुटती कांपती परछाई नज़र नहीं आती तुम्हें? जूही, आहिस्ता आहिस्ता मैं नहीं रही। आज तक इस अपनी लाश का वजन ढोते ढोते मैं खुद लुंज पुंज हो गई, बाबूजी की तरह। उनका स्वर इतना सहज, इतना स्थिर और शांत था कि बड़ी देर तक लगा ही नहीं कि मीता अंदर ही अंदर सुलग भी रही हैं, निशब्द और अनदेखा। बाबूजी नहीं रहे, इस बात को कितनी सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरे सामने जो भुरभुराई मिट्टी का खंडहर बैठा है, दर्द और टूटन का लहराता समंदर, अब इनके दर्द को किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। बैरा कॉफ़ी नाश्ता रख गया, वहाँ रखे थर्मस में ताज़ा पानी भर गया, गिलास भी भर गया, और पूछने लगा, क्या हमें बर्फ़ की ज़रूरत है? नहीं। मीता उसके जाते ही हंसने लगी। ये बेवकूफ़ समझता है कि मैं हर बार इसे सिर्फ बर्फ़ के लिए आवाज़ देती हूँ। उनकी आवाज़ पुनः गंभीर हो गई। जूही, आज मैं जहाँ हूँ, जिस भी हालत में हूँ, जानती हो, बड़ी ऑनरेबल पोस्ट है मेरी। बस बैठे बैठे फाइलों पर दस्तखत करो और महीने के 1200 गिना लो। मैं चलती हूँ तो लोग आदर देते खड़े हो जाते हैं, हर ओर अभिवादन करते जुड़े हाथ। शोर शराबे में भी मेरी उपस्थिति से खामोशी का सहमा हुआ आलम। इतनी इज्जत, और रात, ओह, रात की जवान बिछावन पर मेरा बूढ़ा शरीर अपने हादसे में हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता। मैं भी कितनी पागल हूँ जूही, देखो अपने गमों में याद ही नहीं रहता कि दूसरों की खुशी पूछ लूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा है? मैं, मीता, मैंने, हाँ, इसी होटल में डायरेक्टरी देखते हुए तुम्हारे पति का नाम लिखा मिला, सोचा फ़ोन करूं, हो सकता है तुम्हारे ही पति हों। वे ग्लास फैक्ट्री के मैनेजर हैं, हमारे एक बेबी भी है। मैंने शर्माते हुए कहा तो वे उत्साह से भरकर खिल उठीं। सच? लाईं क्यों नहीं? थोड़ी देर वे चुप रहीं। उनके चेहरे के उतार चढ़ाव और कांपते रंगों को देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खिड़की के बाहर उस पर लगे चॉकलेटी पर्दे के उठे हुए कोने से सड़क का हिस्सा देख रही थी। जूही,
जो कुछ तुमसे कहा वो दिल पर जमा इतने सालों का बोझ था जो अब थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन तुम सोचना नहीं बिल्कुल उस विषय में। ये शरीर दूर से सोने जैसा चमकता है लेकिन होता खालिस पीतल का है। एक बार दुरुपयोग हुआ फिर कोई लालच नहीं रहती उसे बचाकर रखने की। मीता, इतना सहोगी तुम, मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हुए मेरी आवाज़ मानो डूब सी गई। इच्छा हुई अभी इसी वक्त नोच नोच कर मीता को जिंदा मारने वाले लोगों की बोटियां काट कर कुत्तों को खिला दूं। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो जूही। उनके कंठ का रुंधा भीगा स्वर मेरी नाड़ियों में उफनाए खून सा तरंगे लेने लगा। कितना बड़ा गांठों से भरा चुभता जीवन है उनका, जो न कभी खुलने का नाम लेता है और न बंद होने का। मेरी मीटिंग 1 घंटे बाद है, पहुंचने में वक्त लगेगा और रात को मैं चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? मेरा घर नहीं देखेंगी? देख लिया। तुम्हारी चमकती आंखों का ये खुश खुश प्रतिबिंब देखो। घर नहीं देखा क्या मैंने? सुखी संपन्न तुम, एक साथ पत्नी भी माँ भी। मैं अप्रतिम हो उठी, उनके कहने से नहीं बल्कि उस कराह से जो मेरे लिए इतना कहते हुए ऊपर से प्रसन्न हंसती मुस्कुराती रही, लेकिन भीतर ही भीतर जैसे खंडहरों पर उदास पंख नूची चील बैठी हो। वे तैयार होती रहीं और मैं जाने क्या क्या कहती रही, बकवास करती रही। इतना ध्यान ही नहीं रहा कि पूछूं क्या तुम अभी भी सागर में ही हो या कहीं और। ना पूछने की अपनी इस नालायकी पर मुझे रह रह कर ताव आता रहा। अब वे ट्रेन में होंगी। बेबी जिद कर रही है कि मैं बताऊं मैं कहाँ गई थी। गई थी एक लाश देखने जिसका हर लम्हा चुप निर्दयी मौत में, और मैं भी मरने मरने को हुई जा रही हूँ। मानो कचे उठती हुई टीस के खामोश दायरे से मैं एक जलती लकड़ी समेट लाई। अब उसकी आँच से मेरा यौवन झुलस कर वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ उस बड़े आंगन वाले घर में जहाँ बालों की 2 चोटियाँ करके मैं सारे दिन फुदकती फिरती थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे थोड़ी ऊंचाई पर बने उन इक्का दुक्का मकानों में एक घर हमारा था, एक मीता का। छोटे पतले होंठों वाला उनका आकर्षक गोल चेहरा, गहरा बदन और इस कदर मुलायम सुनहरे बाल कि मैंने आज तक वैसे खूबसूरत बाल नहीं देखे। उनकी पढ़ाई का वो आखिरी साल था और उन्हीं दिनों मौसा जी को पक्षाघात हुआ। मौसी कभी दुख से कातर हो माँ से कहती, क्या करें, एक लड़का था वो भी हमें दगा दे गया। मीता के बाबूजी हाथ पैर से लाचार हो गए हैं, करवट तक के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। बस एक यही मीता का आसरा है हमें, किसी तरह एमए हो जाए तो कुछ सहारा हो। यही वाक्य पहले वे दूसरे ढंग से कहा करती थीं कि ये साल निकल जाए तो मैं मीता के हाथ पीले कर ही दूंगी। ठंडी कटीली हवा बदन का रोया रोया कपा रही थी। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की फिराक में थी कि देखा मीता एक अजनबी लड़के के साथ बातों में मशगूल मुझसे कुछ ही दूरी पर चली जा रही है। मेरे पुकारने पर वो चौंक कर पलटी। अरे जूही, तुम, इनसे मिलो, ये मिस्टर खन्ना हैं। अभिवादन में मेरे हाथ जुड़ गए। क्षण भर में ही दोनों के संबंधों की गंध मेरे आसपास मंडराने लगी। जूही, इस मुलाकात को अपने तक ही सीमित रखना। उनका कांपता झिझकता अनुरोध उस क्षुब्ध शाम में मेरे सीने में कसमसा उठा। जनवरी की एक सुबह फीकी धुंध में लिपटे रजनीगंधा के पेड़ों के पत्तों में से नरम धूप छन छन कर आंगन में आ रही थी। मैं धूप में बैठी पढ़ रही थी कि सद्य स्नाता मौसी आई। हाथ में पूजा की थाली थी। मंदिर गई थी मन्नत मांगने कि मीता के बाबूजी को भगवान अच्छा कर दे और मेरी फूल सी बच्ची इसी फागुन में ब्याह दी जाए। फिर बड़ी आस्था से उन्होंने सबको प्रसाद बांटा। शाम को मैंने मीता की चुटकी ली थी, अब तो तुम्हारा ब्याह होगा मीता। वे सहसा उदास हो गई। इतने बड़े घर का बोझ धीरे धीरे मेरे कंधों पर सरक रहा है जूही, ब्याह क्या होगा। फिर भी मैं अम्मा से सब कुछ साफ साफ कह दूंगी, मुझे विश्वास है वे मान जाएंगी। लेकिन मीता के विश्वास को मौसी ने एक ही तीली से आंच दिखा दी। तैश में आकर वे चिल्ला पड़ी, तो तू परजात में ब्याह करेगी, कुल का नाम डुबोएगी। और फिर वो वहीं बैठकर रोने लगी। हमारी किस्मत ही खराब है, बेटा तो चला गया, इनका ये हाल है, बहू ऐसी कि क्या करें। तुम क्यों बचो, तुम भी निकलो इन्हीं की तरह। मीता चुपचाप सुनती रही, फिर तड़प कर बोली, ठीक है अम्मा, तुम नहीं चाहोगी तो ब्याह नहीं होगा, और फौरन ही मुंह फेर कर चल दी। उस क्षण मुझे उनकी आंखें, चेहरा, माथा ईश्वरीय आलोक से घिरा नजर आया। मुझे लगा जैसे एक और मसीहा सूली पर चढ़ा, लेकिन मीता का चढ़ना कोई देख नहीं पाएगा मेरे सिवा। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी सलीब पर।
आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।